क्या हमें डबल इंजन की सरकार की जरूरत है? क्या डेमोक्रेसी में अलग अलग क्षेत्र में अलग रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगा? डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन चुनने का अधिकार है, डिसेंटिंग वॉइसेस को प्लेटफॉर्म प्रदान करने का अधिकार है। लेकिन तब क्या होगा जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कुछ ठीक ना हो? तब क्या होगा जब राज्य की सरकारें केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ऐसे स्टेटमेंट्स दें जो आपको केंद्र के इंटेंशंस पर सोचने पर मजबूर कर दे? देखिए, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई अपनी राय रख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप केवल झूठ के बलबूते पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहें, शोर करते रहें, वोट बटोरने की उम्मीद में रहें और झूठ बोलने को लेकर सवाल खड़े हों तो उसे अपने फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच पर हमला बताएं। आपको कुछ महीने पहले उदयनिधि स्टालिन का वह स्टेटमेंट याद है जिसमें वे केंद्र से कहते हैं कि आपके पिता के पैसे नहीं मांग रहे हैं? जी, फरवरी 2025 में उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी भाषा में केंद्र पर आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु को मिलने वाले फंड्स रोक रखे हैं और इन फंड्स को हॉस्टेज रखकर केंद्र राज्य में हिंदी इंपोज करना चाहती है। इसी समय के आसपास तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र पर आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार के फंड्स डिले की वजह से आम जनता तक स्कीम्स पहुंच नहीं पा रही हैं, जिससे राज्य सरकार को कष्ट हो रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में तमिलनाडु पहुंचे थे 6 अप्रैल 2025 को। पहले तो स्टालिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं किया। चलिए छोड़िए, इसी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्टालिन द्वारा किए गए रिपीटेड आरोपों का जवाब भी दिया और साथ ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी। इसी विजिट के दौरान पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और रामेश्वरम में 8300 करोड़ के रेल और रोड प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। स्टालिन के आरोपों को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बिना बात के रोने की आदत होती है। डेटा की माने तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पिछले दशक में डेवलपमेंट के लिए पिछले किसी भी सरकार से 3 गुना तक अधिक फंड्स दिए हैं। सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट्स की ही बात करें तो 2014 के पहले तमिलनाडु को हर साल केवल 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिलते थे। वहीं 2014 के बाद यह आंकड़ा 6000 करोड़ रुपयों का हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार केवल तमिलनाडु में 77 स्टेशंस को मॉडर्नाइज कर रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार की मदद से तमिलनाडु में करीब 4000 किलोमीटर के रोड्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आवास योजना के चलते पिछले 1 दशक में 4 करोड़ पक्के घर बने हैं, जिसमें से 12 लाख तमिलनाडु में हैं। 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को पहली बार नल के पानी का एक्सेस मिल पाया है। इसी के साथ आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक प्रक्रिया हुई, जिससे तमिलनाडु में नागरिकों के 8000 करोड़ रुपयों से अधिक बचत हुई। वहीं 1400 जन औषधि केंद्रों की मदद से 700 करोड़ रुपए बचे। वहीं तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री स्टालिन से मेडिकल कॉलेज में तमिल में शिक्षण शुरू करवाने की रिक्वेस्ट की। अब तमिल लैंग्वेज वॉरियर्स को तो यह पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या कहें, वही स्टालिन अक्सर फार्मर्स की बात करते रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के चलते राज्य में छोटे किसानों को करीब 12,000 करोड़ रुपयों की मदद अब तक मिल चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते राज्य में किसानों के 14,800 करोड़ रुपयों तक के क्लेम्स डिसबर्स हो चुके हैं। जब इतना काम हो रहा है तो स्टालिन किस मुंह से कहते हैं कि फंड्स नहीं आ रहे? इसमें डबल इंजन की बात रेलेवेंट होती है। आपको जनवरी में हमारे द्वारा बनाया गया एक वीडियो तो याद होगा, जिसमें कर्नाटक में एक बुजुर्ग कैंसर पेशेंट ने आत्महत्या कर ली थी। नहीं तो रिकैप दे देते हैं। तो दिसंबर 2024 की बात है, कर्नाटक में सरकार के 72 वर्षीय एक्स एम्प्लॉय ने आत्महत्या कर ली थी। वजह, कर्नाटक में एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज देने से इनकार कर दिया था। अब इसमें गलती कर्नाटक सरकार की कहां आती है, यह हम बताते हैं। केंद्र की आयुष्मान भारत की स्कीम रिइंबर्समेंट बेस्ड है, जिसमें 60% खर्च केंद्र उठाएगी, वही 40% राज्य सरकार। लेकिन शायद कर्नाटक के पढ़े लिखे मंत्रियों को रिइंबर्समेंट का अर्थ नहीं पता होगा, तभी तो यह चिल्लाते रह गए कि केंद्र फंड्स नहीं रिलीज करती। जब आप रिसिपिएंट्स ही नहीं देंगे तो आपको रिइंबर्समेंट ऐसे ही मिल जाएगा। फिर ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक सरकार को अब तक 2328 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं और कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर केंद्र को रीइंबर्समेंट स्कीम्स की क्या जरूरत पड़ी? अब तो फंड्स जिस सरकार के लिए आवंटित कर रहे हैं वह उन्हें डायरेक्टली दे दीजिए, जैसे कांग्रेस करती थी।
अब कांग्रेस की तरह करेंगे तो वही 1 रुपए में से जनता को 25 पैसे मिलेंगे। इसमें प्रूफ बनकर आता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये वेरीफाई करता है कि जिन काम के लिए फंड्स केंद्र द्वारा रिलीज किए गए हैं वह फंड्स उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सर्टिफिकेट से ट्रांसपेरेंसी के साथ रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग भी सुनिश्चित होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स इसमें भी अलग ही राह पर चलते हैं। मार्च 2024 में यह सामने आया था कि ममता बनर्जी की सरकार ने 3.94 लाख यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट ही नहीं किए। आरोप ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ने 2.94 लाख करोड़ रुपए के फंड्स को मिस एप्रोप्रिएट किया है या किसी और काम में यूज किया है। यह मामला भले ही 2024 में आगे आया हो, लेकिन रिपोर्ट है 2022 की, जब सीएजी की रिपोर्ट में यह सामने आया कि मार्च 2021 तक के यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बंगाल सरकार ने सबमिट ही नहीं किए, जबकि वेस्ट बंगाल ट्रेजरी रूल्स के अंतर्गत फंड्स रिलीज के 1 साल के अंदर सरकार को यह सर्टिफिकेट रिलीज करने होते हैं। आप 2 लाख करोड़ से अधिक फंड्स बिना किसी प्रूफ के गप कर गए और फिर केंद्र पर आरोप लगाएं कि बीजेपी फंड्स रिलीज नहीं करती, वह उनके शेयर का जीएसटी मनी शेयर नहीं करती। अब ऐसे काम करेंगी तो कोई आपको फंड्स क्यों देगा? खैर, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 1 दशक में बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड्स रिलीज हो चुके हैं, जबकि यह आंकड़ा यूपीए के अंडर केवल 3200 करोड़ का था। वहीं मनरेगा के अंतर्गत 1 दशक में 54,000 करोड़, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए, उसमें भी बंगाल में इरेगुलरिटीज देखी गई थी। वहीं एनआरएलएम के अंतर्गत बंगाल को 74,000 करोड़ का बैंक लिंकेज दिए गए हैं। ये पैटर्न अक्सर नॉन बीजेपी स्टेट्स में ही देखने को मिलता है। या तो वह केजरीवाल की तरह स्कीम इंप्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, या तो अगर हो गई तो लोगों को केवल गुमराह करेंगे।